नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री इन्फोटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से। आज हम आपके लिए लाए एक नया टॉपिक, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सबसे पहले पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था संज्ञा। आज हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। परिभाषा हमने पहले इस पे लिख ली है, सर्वनाम की परिभाषा हमने पहले ही लिख दी है। अब हमने सबसे पहले सर्वनाम बोलते किसे है, कहते किसे है? सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति या स्थान के नाम पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जो विकारी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो विकारी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे हम परिभाषा कि सबसे पहले किसी भी, अगर आपने विचार पर जाना है या किसी भी आपने विषय पर जाना है, सबसे पहले हम उसमें चर्चा करते हैं किस पे? परिभाषा पे। ठीक है, जो भी चीज आपने पढ़नी है या किसी भी विषय को आपने पढ़ना है तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, और उसके बाद हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्ति या स्थान के नाम पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं सर्वनाम कहा जाता है। जो विकारी शब्द, ध्यान दीजिए, जो विकारी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब आप बोलेंगे सर विकारी शब्द क्या होते हैं? वैसे तो जिस समय में हम विकारी और अभिकारी के ऊपर हमारा एक विषय चलेगा, उस पे हम आपको विकारी और अभिकारी पढ़ाएंगे। लेकिन मैं इतनी बात आपको बता दूं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सारे विकारी शब्द होते हैं। कारक वचन, लिंग और उसके बाद काल के आधार पर जहां पर परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी क्या है? सर्वनाम की परिभाषा है। अब हम सर्वनाम के प्रकार देख लेंगे या भेद देख लेंगे। सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं? 6 भेद माने जाते हैं। ठीक है, कितने भेद माने जाते हैं? 6 भेद माने जाते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, छठा कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संज्ञा के सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो मैंने आपको लिख दिया कि 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम के बाद कौन सा आता है? निजवाचक सर्वनाम। अभी हम इसके प्रकार देख रहे हैं। सर्वनाम की परिभाषा आ गई, उसके बाद उसके हमने प्रकार देख लिए। लेकिन कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछता है कि संख्या के आधार पर सर्वनाम की कितनी संख्या मानी जाती है? संख्या के आधार पर सर्वनाम कितने माने जाते हैं? ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो इसी में मैंने आपको कितने भेद है जी? सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। लेकिन अगर संख्या के आधार पर आपसे पूछे जाए तो संख्या के आधार पर
कितने भेद हो गए? पर सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं, 11। और सर्वनाम के भेद कितने हैं? मैंने आपको बता दिया, 6 भेद माने जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहले कौन सा आ गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद आ गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद आ गया संबंधवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम के बाद कौन सा आ गया? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब संख्या के आधार पर मैंने आपको 11 बताए, कितने? 11 होते हैं सर्वनाम। अब 11 में फिर 7वां जो सर्वनाम आएगा आपका, मैंने इधर आपको आले साइड, इधर के साइड लिख रखा है। ठीक है, इधर इस दिशा में जो लिखा है, जैसे कि अधिकारवाचक सर्वनाम, 7वां कौन सा है? अधिकारवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, नौहा है आपका विष्टिवाचक सर्वनाम। ठीक है, 10वां कौन सा है? पारिस्थितिक वाचक सर्वनाम, और 11वां है आपका विस्मय आधिबोधक सर्वनाम। ठीक है, इस प्रकार से अगर संख्या के आधार पर आपसे पूछे गए तो सर्वनाम 11 होते हैं। लेकिन अगर सर्वनाम के भेद आपसे पूछे जाए तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। ठीक है, सर्वनाम का अर्थ होता क्या है? सबका नाम। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन कई बार बना लेता है। और रही बात कि विकारी शब्द संज्ञा के स्थान पर जहां पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो मैंने आपको सर्वनाम के भेद बता दिए, कितने होते हैं जी? 6 होते हैं। सर्वनाम अगर संख्या के आधार पर आप लोगों से पूछे जाएं तो कितने माने जाते हैं? 11 माने जाते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद है अधिकारवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, विष्टिवाचक सर्वनाम, और उसके बाद है पारिस्थितिक वाचक सर्वनाम। उसके बाद है विस्मय आदिबोधक सर्वनाम। ठीक है, तो संख्या कितनी होती है सर्वनामों की? 11 मानी जाती है। और सर्वनाम के भेद कितने माने जाते हैं? 6 भेद माने जाते हैं। मैं आपसे बार बार इस चीज का अनुरोध करता हूं दोस्तों कि आप इसे अपनी रफ या नोटबुक पे लिख लीजिए और इन्हें बहुत अच्छे से, मतलब अपनी फेयर कॉपी पे भी लिख लेना। ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनते हैं और वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक बनते हैं। आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर बना लेता है। कई बार तो क्वेश्चन बनाएगा हो कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। ठीक है, और कई बार सर्वनाम की परिभाषा ही पूछ लेगा। और ये बात आपने विशेष ध्यान रखनी है, कुछ शब्द हिंदी में ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति या स्थान के, व्यक्ति के नाम के स्थान पर भी और स्थान के नाम पर भी प्रयुक्त हो जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। या फिर संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, सर्वनाम और सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का मैंने एक आपको मैं शॉर्ट फॉर्मूला बताता हूं कि एक छोटा सा नियम है जो सबसे पहले छप्पन 42। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। 56 42 क्या है? इसका एक छोटा सा नियम है जिसमें कि
5 आपके भेद माने जाते हैं संज्ञा के, 6 माने जाते हैं सर्वनाम के, और 4 माने जाते हैं किसके? विशेषण के। और 2 माने जाते हैं जी किसके? क्रिया के। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। एक छोटा सा आपके लिए नियम है 56-42। तो ये चीज हमने कर ली। सबसे पहले हमने क्या की? संज्ञा सर्वनाम की क्या है, सॉरी, परिभाषा की। परिभाषा में हमने देखा कि सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, और हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्ति या स्थान के नाम पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति या स्थान के नाम पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें भी क्या है? सर्वनाम कहा जाता है। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि संज्ञा, जो विकारी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो आपने ये चीजें ध्यान रखनी है। इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम? जो सर्वनाम किसी पुरुष या स्त्री के नाम का बोध करवाता है उसे क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब हमने अभी तक जो सर्वनाम के भेद पढ़े थे, कितने थे भाई? 6। और सर्वनाम के भेद आपने ध्यान रखने हैं, और संख्या के आधार पर सर्वनाम को ध्यान रखना है। कितने हैं? 11। ठीक है, और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं जी? 6 होते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं उसी प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद माने जाते हैं, या 3 प्रकार माने जाते हैं। ये 3 चीजें आपने ध्यान में रखनी है। किसकी है ये? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्यम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या चीज है? जहां पर लेखक या पाठक अपने बारे में या अपने विषय में बात करता है उसे क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अब कहने का मतलब मेरा यह है कि जहां पे लेखक मात्र अपने बारे में बात करेगा या अपने लिए किसी विषय को चुनेगा, अपने लिए किसी विषय को चुनेगा, वहां पे क्या होगा? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि मुझे मैं, मेरे, या हमारे आदि क्या होता है? उत्तम पुरुष में आता है। मुझे की, या अगर लेखक अपने बारे में बात कर रहा है कि मुझे एक पुस्तक चाहिए, ठीक है, मुझे एक पुस्तक चाहिए में कौन सा सर्वनाम है? अगर मुझे एक पुस्तक चाहिए में कौन सा सर्वनाम है आपसे पूछा गया है, तो आपने ध्यान रखना है जहां पे लेखक या पाठक किसे बोलते हैं? अगर जहां पे अपने लिए कोई बात कर रहा है, या तो लेखक होगा या पाठक होगा, कोई भी अपने विषय में या अपने बारे में बात की जा रही है उसे क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार हमने उत्तम पुरुष को पढ़ा, इसी प्रकार हम मध्यम पुरुष को पढ़ेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है मात्र अपने बारे में बात कर रहा हो, जहां पे लेखक या पाठक अपने बारे में कोई बात कर रहा हो या अपने लिए किसी विषय को चुन रहा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष
होता है। जिस प्रकार से लेखक और पाठक यहाँ पे मात्र अपने लिए बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, लेखक, यहाँ पे जो लेखक होता है, ठीक है, लेखक और श्रोता, श्रोता तो आप जानते हैं जो सुनने वाला होता है। यहां पे क्या है, लेखक श्रोता के साथ बात करेगा, ठीक है, किसके साथ बात करेगा, श्रोता के साथ बात कर रहा है कौन, लेखक, कि तू तुम्हें, तुम या तुम्हें, या फिर तुम्हारे, ठीक है। जहां पे क्या है, लेखक श्रोता के लिए बात कर रहा है, मात्र उसके विषय में बात कर रहा है कि तू कहां जा रहा है, या तुम्हारे पास कैसी, तुम्हारे पास कौन सी पुस्तक में कौन सा सर्वनाम रहेगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम रहेगा। यहां से आपने सीधा पकड़ना है कि जब लेखक किसी श्रोता से बात कर रहा है, मात्र अपने बारे में यहाँ पे बात हो रही थी, अपने बारे में, और यहाँ पे बात किसके साथ करेगा, लेखक श्रोता के साथ बात करेगा। तो आपने ध्यान देना है कि श्रोता के साथ जब बात करेगा, किसी अन्य के साथ जब बात की जाएगी, लेकिन लेखक अपने बारे में बात नहीं कर रहा है, श्रोता के बारे में ही बात कर रहा है। पूछ रहा है कि तुम कल कहां जाओगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि तुम कल कहां जाओगे में कौन सा सर्वनाम है, तो आपने ध्यान देना है मध्यम पुरुष होता है, ठीक है। उसके बाद है अन्यम पुरुष। अन्यम पुरुष जिस प्रकार से श्रोता और लेखक के बीच बात हो रही थी, इसी प्रकार दोनों मिलकर श्रोता और लेखक एक तीसरे व्यक्ति से बात करते हैं। यहां पे क्या है, दो आदमियों के बीच बात हो रही थी, यहां पे एक तीसरे आदमी के बीच बात होगी, जहां पे तीसरा क्या है, बहुत सारे लोग कि वे कहां जा रहे हैं, ठीक, वे कहां जा रहे हैं, वे कहां जा रहे हैं। लेखक और श्रोता क्या है, एक तीसरे पर्सन के बीच बात करेगा या तीसरे आदमी के साथ बात करेगा, उसे क्या कहा जाता है, अन्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। लेखक और श्रोता दोनों मिलकर एक तीसरे आदमी से बात करेंगे कि वे कहां जा रहे हैं या वह कहां जा रहा है, वह कहां जा रहे हैं या फिर उसे। ये तीनों चीजें क्या रहेगी, अन्यम पुरुष में रहेगी। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि उत्तम पुरुष में क्या है, लेखक मात्र अपने विषय में बात करेगा, और मध्यम पुरुष में क्या रहेगा, मध्यम पुरुष में लेखक जो है श्रोता के साथ बात करता है, श्रोता के साथ जब बात करेगा तो उसने बताना है कि तुम कहां जा रहे हो, तुझे क्या चाहिए, लेकिन वो एक ही आदमी होगा, ठीक है। और जब अन्यम पुरुष ही अगर बात की जा रही है तो अन्यम पुरुष में लेखक क्या बताएगा कि वे कहां जा रहे हैं, वह कहां जा रहे हैं, यह उसे कहां जाना है। एक तीसरे दो आदमी मिलकर तीसरे आदमी की एक बात करे, उसे क्या कहा जाता है, अन्यम पुरुष कहा जाता है। तो हमने सबसे पहले सर्वनाम के कितने भेद पढ़े, कितने होते हैं भाई भेद, 6 होते हैं। और सर्वनाम के भेद जब 6 होते हैं तो संख्या के आधार पर सर्वनाम कितने माने जाते हैं, 11। ये चीजें हमने क्लियर कर दी है, ठीक है। उसके बाद अगर पुरुषवाचक सर्वनाम की आपसे बात की जाए तो पुरुषवाचक के अगर आपसे भेद पूछे गए तो सबसे पहला उत्तम पुरुष होता है,
दूसरा मध्यम पुरुष होता है और तीसरा अन्यम पुरुष होता है। ठीक है, जिसमें कि लेखक ने उत्तम पुरुष में मात्र अपने बारे में बात की और मध्यम पुरुष में लेखक ने श्रोता के साथ बात की और श्रोता के विषय में ही बात की और तीसरे में लेखक और श्रोता ने दोनों ने मिलकर एक तीसरे आदमी के लिए बात की। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि आज हमने जो सर्वनाम का एक विषय पढ़ा वो बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और वेरी वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक ये बनता है। आपने ध्यान रखना है कि सर्वनाम, हमने आज सर्वनाम का एक भेद पढ़ा जिसे कि हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले उत्तम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष और उसके बाद कौन सा पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा है अन्यम पुरुष। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, सर्वनाम जो आज हमने पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद कल हम टॉपिक पे आएंगे जिसमें कि हम निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट में निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है।